हेलो बच्चों, मैं हूं अनुज पांडे और ये है आपका फेवरेट चैनल। मैं अगर ना लिखे हो तो नोट करके लिख लें कि वीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। 10 के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 1। अब उधर क्या होगा? m के पावर a, l के पावर b प्लस सी, t के पावर -2c। अब आगे ध्यान दीजिएगा करना आपको। अब आपको दोनों तरफ की घातों की तुलना करना है। इतना करने के बाद दोनों तरफ की घातों की तुलना करना है। तो चलिए लिखिए, कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड। कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड, दोनों ओर की घातों की तुलना करने पर। चलिए तुलना करिए। तो यहाँ पे m पावर 0, यहाँ पे m पावर a है। तो यहाँ पे m वाला पहले तुलना करिए। तो यहाँ हो जाएगा a इज इक्वल, यहाँ m पावर क्या है a, यहाँ पे m पावर क्या है 0, फिर a इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। और दूसरा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे l पावर b प्लस सी, यहाँ पे l पावर क्या है 0, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी इज इक्वल 0। अब अगला ध्यान दीजिए। अब जो है इसका समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। चलिए पहले तो दिए ही आप। अब ये वाला देखिए, यहाँ पे टी पावर क्या है 2c, यहाँ क्या है 1, तो यहाँ हो जाएगा -2c इज इक्वल 1। देखिए दिख रहा है नहीं? आपको ज्यादा निश्चित नहीं हो गया है? चलिए दिख रहा है, ठीक है। तो -2c इज इक्वल क्या हो जाएगा 1। अब आगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ए का मान तो मालूम हो गया क्या है 0। हमें बी और सी का और मान निकालना है। तो यहाँ से सी का मान निकालते हैं। सी का मान निकालने पर इसमें रख देंगे तो बी का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल निकालेंगे, सी इज इक्वल -1/2 हो जाएगा। अब लिखें फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 मतलब समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे, क्या आ जाएगा बी, और सी का मान क्या -1/2 इज इक्वल क्या हो 0। तो बी इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/2। ठीक। अब हमें ए का मान मालूम हो गया, बी का मान मालूम हो गया, सी का मान मालूम हो गया। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ए बी और सी का मान जब मालूम हो जाए तो अंत में आप इस समीकरण में रख दीजिए, बस हो गया काम। ठीक। और अगर कांस्टेंट के का मान मालूम हो तब भी आप रख दीजिए। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बीमा की सहायता से के का मान नहीं आ पाएगा। के का मान आपको याद करना पड़ेगा सबके लिए, सब सूत्र के लिए। ठीक। चलिए तो लिखिए, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। तो जो रखेंगे ध्यान दीजिए क्या होगा, इसको मिटा देते उतार लीजिएगा आप लोग। तो टी इज इक्वल क्या हो जाएगा, के m के पावर a है और m के पावर a के स्थान में क्या है 0 है। ठीक, a का मान क्या है 0, इसलिए 0 हो गया। l के पावर b की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 हो गया। अब g पावर c की वैल्यू क्या है -1/2। जो माइनस पावर है उसको नीचे ले जाओ, तो k m पावर 0 मान 1 से गुणा करो, नो चेंज। तो यहाँ बचा l पावर 1/2 अपान g। अब नीचे आएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी। अब 1/2 मतलब अंडर रूट, पावर 1/2 हो तो मतलब क्या होता है उसका अंडर रूट। तो यहाँ हम लिखेंगे t इज इक्वल के अंडर रूट l अपान g। ठीक, क्योंकि 1/2 ऊपर l में भी है और g में भी है, इसलिए हम दोनों में अंडर रूट लगा दिए। अब चूंकि k का मान याद करिए, इसके लिए सरल लोलक के दोलन काल के लिए k का मान होता है 2π। ठीक, याद रखिएगा, सरल लोलक के दोलन काल के लिए k का मान 2π। तो यहाँ k का मान रखिए, तो यहाँ t इक्वल हो जाएगा 2π अंडर रूट l अपान g। ये हो गया भैया दोलन काल और लेंथ और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। ठीक, तो इस तरह से हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध वीमा की सहायता से स्थापित करते हैं। अब जो है हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, जिससे कि आपको और अधिक क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए चलते, अब हम चलेंगे डायमेंशन के थर्ड यूज के सेकेंड एग्जाम्पल पे। और सेकेंड एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, तने तार की आवृत्ति।
फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। ठीक, तो आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर निकालने के लिए हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर मतलब तने तार की आवृत्ति किस किस राशि पर डिपेंड करती है। ठीक, तो ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी को बता देते हैं, आपको एन से दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे एन। अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है इसको सुनिए पहले। वैसे कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे लेकिन भूल गए होंगे, आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं ना, इसलिए। तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, परिभाषा के अनुसार बताएं तो 1 सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। सर फील नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, चलो समझ लेते हैं। फिर मान लेते हैं कि एक तार है, ये मान लेते हैं गिटार का तार है। अब इस गिटार के तार को तुमने क्या किया है, इससे बढ़िया गिटार तो आप बजाते हो ना, ट्यून देते हुए बजाते रहते हैं टुन 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 टुन। तो उसी तरह आप इसमें ऐसे अंगुली से झटका मारे, बल लगाए, तो बल लगाए, ध्यान दीजिए क्या लगाए, बल। तो बल लगाओगे तो ये ऐसे कंपन करेगी, वही कंपन तो है आवृत्ति। तो क्या है आवृत्ति, कंपन माने आवृत्ति। ठीक, तो पहली बात तो फ्रीक्वेंसी किससे आती है, बल लगाने से। इसलिए पहली बात तो उतने तार की आवृत्ति किस पर डिपेंड करेगी, बल पर। किस पर डिपेंड करेगी, बल पर। अब दूसरी बात क्या होगी, अभी हम बता रहे थे आवृत्ति होती क्या है, इसको समझ लीजिए पहले। तो मान लीजिए गिटार का वायर है, इस पे आप बल लगाए तो ये तार एक बार ऐसे ऊपर नीचे होता है ना, ऐसे ऐसे होने लगेगा। तो मान लीजिए एक बार ये ऊपर गया, फिर ये बीच में आया, फिर नीचे आया, फिर बीच में आ गया। अब ये इसका पूरा हुआ एक चक्कर, कितना चक्कर, एक चक्कर। अब इसी तरह यह 1 सेकंड में जितने चक्कर पूरा करेगा उसे ही बोलते हैं आवृत्ति। 1 सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक, वैसे जब गिटार में तार मारते हैं कई बार ये मतलब कंपन करता है, ऐसे ऐसे आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, 100-200 इस तरह होती है। तो पहली बात तो जो आवृत्ति किस पर डिपेंड करेगी, बल, क्योंकि बिना बल लगाए गिटार का तार कंपन नहीं करेगा। जो तार होगा तना हुआ तार, अगर तना है तो उस पर जब बल नहीं लगा होगा जब तक तो ऊपर नीचे नहीं होगा। तो पहली बात बल पर डिपेंड करेगा। और दूसरी बात लेंथ पर। अगर मान लीजिए जो तार है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, 100 मीटर हम मान लेते हैं। अब 100 मीटर में अगर आप ऐसे झटका मारोगे तो अगर बहुत पतला होगा तो 3-4 बार 5 बार ऊपर नीचे होगा, 5 बार दोलन करेगा, उसके बाद रुक जाएगा, आवृत्ति कम हो जाएगी उसकी। तो इसका मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर। लेंथ ज्यादा होगी तो आवृत्ति का जो मान होगा वो क्या हो जाएगी, कम। इसलिए दूसरी बात किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर। और तीसरी बात किस पर डिपेंड करेगा, तार के द्रव्यमान पर डिपेंड करे। कैसे, तार के द्रव्यमान पे कैसे डिपेंड करेगा, इसको सुनिए। अगर मान लीजिए जो तार है बहुत मोटा है, अब मोटा तार आप फील करिए, अगर आप मोटा तार है मान लीजिए इतना मोटा है, और उस मोटे तार को ऐसी जगह अगर आप झटका दोगे तो बहुत कम बार कंपन करेगा, क्योंकि मोटा है। ठीक, अपने वजन के कारण रुक जाएगा। ऐसे ही सुन सीखिए। अगर मान लीजिए आप अभी इसके पहले आपको एग्जाम्पल दिए, झूले में आप बैठे हैं, जितना वजन ज्यादा होगा आपका उतना झूला रुकेगा, अगर छोड़ देंगे झूले को तो। ठीक है, तो इसलिए जो तने तार की आवृत्ति है किस पर डिपेंड करेगी, द्रव्यमान पर। तो 3 चीज पर डिपेंड करी, बल पर, लेंथ पर, द्रव्यमान पे। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जो यहाँ पे द्रव्यमान लिया गया है ये है पर यूनिट लेंथ का द्रव्यमान, मतलब तार के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तार के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान, जिसे रेखीय द्रव्यमान भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और तार के अभी जरूरत पड़ेगी तो तार के प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान की बीमा होती है ml पावर -1, ध्यान रखिएगा, ml पावर -1, इस बार भी फोकस करिएगा। ml पावर माइनस, कहीं कई बच्चे इसमें m के स्थान पे m ही लिख देते, कहें द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की बीमा m तुरांक हो जाता है। ठीक, तो ml पावर -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम केवल तार के द्रव्यमान ने प्रति एकांक लंबाई तार
तार के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, इसलिए तार के प्रति एकांक लंबाई के द्रव्यमान की बीमा होगी ml⁻⁻1। तो यहाँ पे अब 3 चीज भी डिपेंड करेगी, मालूम हो गया है, तो हम लगा देंगे प्रोपोर्शनल। अब सबकी पावर एक एक मान लेंगे, एक इसका ए मान लिए, इसका बी मान लिया, क्या मान लिए सी। ठीक, अब प्रोपोर्शनल हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, तो n इज इक्वल कांस्टेंट की हो गया आपके पावर ए, एल के पावर बी, एम के पावर क्या हो जाएगा सी। समीकरण नंबर यहाँ पे एक मान लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट एम क्या है, नेक्स्ट एम ये है एबीसी का मान निकालना। एबीसी का मान आ जाएगा तो उसे हम यहाँ पुट कर देंगे और एन की वैल्यू फार्मूला आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे अब हम इसका निकालेंगे एबीसी का मान, तो इसलिए आवृत्ति का डायमेंशन क्या होगा, टिक पावर -1, क्योंकि आवृत्ति फार्मूला होता है 1/, समयांतराल या 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल का डायमेंशन टी ऊपर जाएगा टिक पावर -1, इसलिए इसका भी मान हो जाएगा टिक पावर -1। अब आगे ध्यान दीजिए, के का डायमेंशन होता ही नहीं है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, नहीं होगा। एफ बचे, एफ बल है, बल का भी क्या हो गया टिक पावर -2। एल लंबाई है, लंबाई भी क्या होगी एल, यहाँ पावर है तो ए लिख दीजिए, तो एल पावर क्या हो जाएगा बी, और एम का प्रति एकांक द्रव्यमान की क्या होगी ml⁻⁻1, पावर क्या हो जाएगा सी। अब आगे ध्यान दीजिए, टिक पावर -1 इज इक्वल एम का पावर यहाँ पे क्या है ए, एल के पावर ए, टी के पावर -2a, ये हुआ। और इसका एल के पावर क्या है बी, और एम के पावर यहाँ क्या हो जाएगा सी, एल के पावर -c। अब आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हम बताए थे आपको, आगे थोड़ा आगे हल कर लीजिए, तो टी की पावर -1 इज इक्वल एम के पावर एम, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस सी, बेस समान है इसलिए। अब एल के पावर यहाँ पे ए, बी और यहाँ पे सी, तो ए प्लस बी माइनस सी, ये हो गया। ठीक है, अब क्या बचा टी, टी पावर क्या है -2a, ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए mlt है और यहाँ केवल t है, इसलिए यहाँ पे इधर साइड में ml नहीं है, तो यहाँ इधर साइड में भी क्या लिख लेंगे ml, और उसकी पावर क्या मानेंगे 0, क्या मानेंगे 0। और अगर 0 मान लिए तो फिजिक्स पढ़ के बन जाओगे फिजिक्स के हीरो। चलिए, तो यहाँ पे आप हो जाओगे, यहाँ पे लिखेंगे m की पावर 0 और l के पावर 0 और t की पावर यहाँ क्या है -1 इज इक्वल m के पावर a प्लस सी, l के पावर a प्लस बी माइनस सी, टी की पावर -2a। बस वही दोनों घातों क्या करोगे अब तुलना, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड, मतलब दोनों घातों की तुलना करने पर। तो यहाँ तुलना करिए, तो यहाँ पे m पावर क्या है प्लस सी, यहाँ 0 है, तो a प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2 हुआ। यहाँ पे l पावर a प्लस बी माइनस सी, यहाँ 0 थे, a प्लस बी माइनस सी इक्वल क्या हो गया 0। ठीक, समीकरण नंबर क्या हो गया 3। यहाँ क्या है टी पावर -2, यहाँ क्या है -1, तो -2a इक्वल क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ से कट गया, एक वैल्यू क्या आ गई 1/2। ए की वैल्यू 2 में रखोगे तो सी का मान आ जाएगा यहाँ से, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 में देखोगे तो यहाँ से हो जाएगा सी का मान, जब ए का मान रखोगे तो सी का मान क्या आ जाएगा -1/2। ठीक, अब ए और सी दोनों का मान रख दीजिए तीसरे में। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 पे लिखिए, तो यहाँ पे 3 पे क्या है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल 0। ठीक, तो यहाँ a का मान क्या है 1/2, सी का मान -1/2, तो 1/2 प्लस बी माइनस प्लस हो जाए प्लस 1/2 इज इक्वल 0। एक वो आधा 1 और उधर जाएगा तो -1। ठीक, तो बी का मान क्या आ गया -1। अब ए बी सी तीनों का मान हम कहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन
1। आप समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या है, n इज इक्वल के एफ के पावर ए, मतलब एफ के पावर ए की वैल्यू क्या देखिए, तो यहाँ पे 1/2, तो 1/2 और एल के पावर जो है बी है, बी वैल्यू क्या -1, तो -1 और एम के पावर सी है, तो यहाँ पे सी का मान क्या है -1/2, तो -1/2 एन इज इक्वल, अब यहाँ पे के ऊपर -1 नीचे आएगा +1 हो जाएगा पावर में 1/2, इसका भी माना, इसका -1/2 जो माइनस में उसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है, तो इंटू के एफ के पावर 1/2 अपान एम के पावर 1/2, अब हो जाएगा एन इज इक्वल के अपान एल इंटू एफ अपान एम, अब पावर 1/2 इसलिए क्या लगा देंगे अंडर रूट, दोनों में इसलिए दोनों लगा दिए, ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया एन इज इक्वल के अपान एल इंटू अंडर रूट एफ अपान एम। अब यहाँ पे के का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे के का मान देखिए, चूंकि के इज इक्वल होता है 1/2, तो एन इज इक्वल क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल हो जाएगा 1/12 इंटू अंडर रूट एफ अपान एम। तो ये हमें प्राप्त हो गया तने तार की आवृत्ति का फार्मूला, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब हम बीमा के थर्ड यूज से एक क्वेश्चन लिए हैं, तो देखते हैं, इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, तो आप देखिए, ट्राई करिए और समझने का प्रयास करिए, देखिए आपको समझ में आ जाता है और आप अपने से कर लेते हैं या नहीं, हमारे बताने के बाद, या अगर आपको आ रहा हो तो बिना बताए ही। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि जो राशि है किस किस पर निर्भर करती है, तो अगर आपको आ रहा हो तो बिना बताए आप वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई कर सकते हैं, अगर आ जाए तो ठीक ही है, आंसर मैं अभी सॉल्व करूंगा तो बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, तार में तनाव F और उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। किस पर, तनाव F पर। वैसे तनाव को T से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे तनाव को F से दिखाया गया है, ठीक। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक विमाओं की सहायता से स्थापित कीजिए। तो हमें अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक प्राप्त करना है, किसकी सहायता से, विमा की सहायता से। अब बता रहा है कि जो अनुप्रस्थ तरंग की चाल है v, वो किस किस पर डिपेंड करता है, बल पर, और किस पर डिपेंड करता है, एकांक लंबाई के द्रव्यमान मतलब m पर, किस पर, m पर। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है इसको थोड़ा से अब ध्यान दीजिए, पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले उसको लिखेंगे जिसका व्यंजक प्राप्त करना हो, तो हमें अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक प्राप्त करना है v का, तो उसको लिख दिए। फिर लगाएंगे क्या, प्रोपोर्शनल, फिर जिस जिस पर डिपेंड करे उसको लिखना है, तो बल पर डिपेंड किया, द्रव्यमान पे, दोनों को लिख दिए। और फिर जो जिस जिस पर डिपेंड करे उस पर एक एक पावर मान लेना है, ये इस पर हम मान लिए a, इस पर मान लिए b। चलिए अब देखेंगे, अब यहाँ पे प्रपोर्शनल हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, इक्वल भी लगाओ, तो यहाँ पे v इक्वल लगेगा, कांस्टेंट किया जाएगा, f पावर a m के पावर b, बन गया समीकरण नंबर 1। अगला हमारा क्या है, a और b का मान निकालना, और a और b का मान आ जाएगा तो उसको यहाँ पे रख देंगे, हमें व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे, अब दोनों ओर का लिखिए आप डायमेंशन, तो चाल का डायमेंशन आप जानते हैं, एल्टिक पावर -1 के कांस्टेंट है, नहीं होगा, एमेल्टिक पावर -2 हो गया, पावर क्या हो गया a, एकांक लंबाई के द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है, ml पावर -1, पिछले क्वेश्चन बताए थे आपको, पावर क्या हो जाएगी b, एल्टिक पावर -1 इज इक्वल m के पावर a, l के पावर a, t के पावर -2a, m के पावर b, l के पावर -b, ये हो गया। एल्टिक पावर -1 इज इक्वल m के पावर a और b, तो a प्लस क्या हो गया b। अब l बचा तो यहाँ पे l a माइनस b, तो a माइनस b हो गया। अब यहाँ क्या है, t की पावर -2a,
टेक पावर -2। ठीक, अब हम बताए थे कि आगे जो इस तरफ हो लेकिन इस तरफ ना हो उसको भी इस तरफ लिख लेते हैं, लेकिन जो लिखेंगे एक्स्ट्रा उसकी पावर क्या लगा देंगे 0। तो यहाँ पे लिखेंगे m के पावर 0 LT की पावर -1, क्योंकि m नहीं था बाकी सब था LT। तो ये हो गया इज इक्वल m पावर a प्लस b l के पावर a माइनस b t के पावर -2a। अगला स्टेप आप जान रहे हैं कि दोनों घातों की तुलना करने पर, तो आप नीचे लिख देंगे दोनों घातों की तुलना करने पर। उसके बाद लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड, यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे m पावर क्या है प्लस b, यहाँ पे m पावर क्या है 0। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस b इज इक्वल 0, और फिर यहाँ पे l पावर क्या है a माइनस b, और यहाँ पे a पावर के l का पावर क्या है 1 है, जिसके पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1। तो यहाँ पे 1 हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, और यहाँ पे t वाला लेते हैं, तो t पावर क्या है -2a, और यहाँ पे t पावर क्या है -1, तो इज इक्वल हो जाएगा -1। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। a की वैल्यू कहाँ रखेंगे, पहले इक्वेशन में b का मान आ जाएगा, फिर रखेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तब किसका मान आ जाएगा। ठीक, तो 2 मान निकालना ही है। चलिए, तो पहले इक्वेशन में रखिए, तो b का मान क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस b इज इक्वल 0, तो b इज इक्वल -1/2। ठीक, b इज इक्वल क्या हो गया, अगर आप सेकेंड में रखेंगे तब भी यही मान आएगा। तो b का मान क्या आ गया -1/2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले इक्वेशन में रख देंगे, a और b का मान पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा, लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, v इज इक्वल के f के पावर, f के पावर क्या है, यहाँ पे एक का मान क्या है बताइए 1/2, तो f के पावर 1/2, और m के पावर b है, b का मान -1/2। तो हो जाएगा v इज इक्वल के f के पावर 1/2 अपान m के पावर नीचे आएगा तो प्लस में 1/2 इज इक्वल, देखिए दोनों में पावर 1/2 है, इसका मतलब ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो हो जाएगा के अंडर रूट f/m। तो फार्मूला बन गया, यहाँ पे देखते हैं v इज इक्वल के अंडर रूट f/m, के अंडर रूट f/m। तो ये हमें व्यंजक प्राप्त हो गया, फार्मूला प्राप्त हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग 2 से अधिक राशियों में या 2 राशियों में संबंध प्राप्त करते हैं विमा की सहायता से। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E, उसके द्रव्यमान m, आवृत्ति n तथा दोलन आयाम a पर निर्भर करती है। विमीय विश्लेषण विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि E प्रोपोर्शनल mn स्क्वायर a स्क्वायर। सबसे पहले अगर आपकी 11th की बुक हो, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास 11th की बुक है और अगर नहीं है उसको खरीद लीजिए, तो उसमें से सारे डायमेंशन याद कर लीजिए, या तो जो डायमेंशन है उसका फार्मूला याद कर लीजिए, जिससे कि अगर मान लो आपको डायमेंशन कोई ना भी याद हो तो उसको आप निकाल सकें। बिना डायमेंशन के काम चलने वाला नहीं है। अगर डायमेंशन आप याद किए रहेंगे तो ये बहुत ही इजीली समझ में आएगा। डायमेंशन नहीं याद रहेगा तो करते चले जाओगे, जहाँ डायमेंशन रखने की बारी आएगी वहाँ भूल जाओगे, वहाँ कर ही नहीं पाओगे। और अगर मान लो सही से याद नहीं है, दूसरा तक दिए तो पूरा करोगे, गलत हो जाएगा। ठीक, इसलिए डायमेंशन या तो याद करो, या तो भौतिक राशियों का फार्मूला जितना किताब में दिया हुआ है, बताया था आप कम से कम 50 या तो उससे कम 30 कम से कम आप याद करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा है ना,
वो किस किस पर डिपेंड करती है? m पर द्रव्यमान है, आवृत्ति n पर, बताए थे डायमेंशन क्या होता है, टी पर -1, दोलन आयाम a पर निर्भर करती है। ठीक, आयाम एक प्रकार की लंबाई है, भी समझ लीजिए। आयाम क्या है? लंबाई। सब आगे आप पढ़ोगे, नो टेंशन। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले हम बताए थे आपको कि जिसका निकालना फार्मूला, पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे ऊर्जा का निकालना है तो ई लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे? प्रोपोर्शनल। फिर जो ऊर्जा है जिस पर डिपेंड करती है उसको लिखेंगे। तो किस किस पर डिपेंड करती है? एम पर, एन पर और ए पर। उसके बाद सब पर एक एक पावर मानेंगे, ए बी सी। और थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ये भी ए आ गया है, तो आप चाहें तो यहाँ पे कैपिटल में ए बी सी मान सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये मैच कर जाएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी डायमेंशन रखने के बाद ये ए हट जाएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए आगे। तो प्रोपोर्शनल हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, इक्वल भी लगाओ। तो इक्वल लगाइए कांस्टेंट के, m के पावर a, n के पावर b और a के पावर c। समीकरण नंबर 1। अब आप सबका डायमेंशन लिखिए। तो यहाँ पे ऊर्जा डायमेंशन बताए थे आपको हम, ml² टी पावर -2। चाहे जिस प्रकार की ऊर्जा हो उसका डायमेंशन ml² टी पावर -2 ही होगा, ध्यान रखिएगा। ml² टी पावर -2 इज इक्वल के, तो डायमेंशन कांस्टेंट गया, भाग गया। अब यहाँ क्या बचा? द्रव्यमान का m ही होगा, पावर a, आवृत्ति का टी पावर -1, पावर b, आयाम का क्या होगा? बताया तो लंबाई है, लंबाई क्या होगा? l, पावर क्या हो जाएगा? c। अब ध्यान दीजिए, ml² टी पावर -2 इज इक्वल m के पावर a, l की l पहले लिख लीजिए, l पावर c, ना लिखिए आपकी मर्जी, टी के पावर -b। अब क्या करेंगे? दोनों घातों की तुलना करने पर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड। और उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे देखिए m के पावर क्या है? a, यहाँ पे m के पावर 1, तो a इज इक्वल 1। यहाँ पे l पावर c, यहाँ पे l पावर 2, तो c इज इक्वल क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे टी पावर -b, यहाँ पे टी पावर -2, तो b इज इक्वल हो जाएगा 2। तो a का मान 1, b का मान 2 और c का मान भी क्या है? 2। अब हम इसको क्या करेंगे? इस इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। यहाँ देखेंगे समीकरण 1 देखेंगे तो यहाँ पे E इज इक्वल के, m के पावर a है तो a की वैल्यू 1, तो 1 लिखेंगे नहीं। और n की पावर b, b की वैल्यू क्या है बताइए? 2, तो यहाँ 2 हो गया। और फिर क्या है? यहाँ पे a, एक पावर क्या है? c, c की वैल्यू क्या है? 2, तो c की पावर क्या हो जाएगा? 2। अब आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगता है और इक्वल भी लगता है, और अगर कांस्टेंट इक्वल हटा दे तो फिर प्रोपोर्शनल लग जाएगा। अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगेगा? इक्वल और कांस्टेंट, और इक्वल और कांस्टेंट दोनों को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल फिर से लग जाएगा, बस उल्टा। तो इसलिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल कह रहा है, इसलिए हम इक्वल और कांस्टेंट को हटा देंगे और लिखेंगे ई प्रोपोर्शनल mn² c स्क्वायर। तो ये सिद्ध हो गया, इस सिद्ध का चिन्ह होता है। ठीक, प्रूव हो गया ना। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे, बस हो गया। हम लोग 5वां क्वेश्चन है, किसी बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण आवर्तकाल T, उसके घनत्व D, त्रिज्या R एवं पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। विमी विधि से आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसके लिए? आवर्तकाल के लिए। तो जिसके लिए व्यंजक ज्ञात करना हो पहले उसको लिखेंगे, तो T लिखे, फिर क्या लगाएंगे? प्रोपोर्शनल, और फिर जिस पर डिपेंड करता है उसको लिखेंगे। तो घनत्व पर, त्रिज्या पर, पृष्ठ तनाव S पर। तो घनत्व D, त्रिज्या R और पृष्ठ तनाव S पर डिपेंड करता है। और सब में क्या मान लेंगे? एक एक पावर A, B और C मान लिए।
समीकरण नंबर अभी यहाँ नहीं बनाएंगे, पहले प्रपोर्शनल हटा लें तब समीकरण वहां बना देंगे। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे टी प्रपोर्शनल हटाओ, बराबर लगाओ और कांस्टेंट लगाओ। तो यहाँ इक्वल हो गया, और के बिग पावर ए आर के पावर बी एस के पावर सी, समीकरण नंबर क्या हो गया 1। अब आगे देखिए, तो अब लिखिए दोनों तरफ की बीमा डायमेंशन। तो यहाँ हो जाएगा टी आवर्तकाल डायमेंशन क्या होगा टी, तो यहाँ टी हो गया इज इक्वल, के का डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट है। अब डी घनत्व है, घनत्व का डायमेंशन क्या होगा ml⁻³ क्योंकि घनत्व होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, और द्रव्यमान डायमेंशन m और आयतन का L3, ऊपर जाएगा L3 तो ml⁻³। तो यहाँ पे घनत्व का डायमेंशन हो जाएगा ml⁻³। अब आगे ध्यान दीजिए, त्रिज्या है ये, तो त्रिज्या r की भी डायमेंशन क्या होगी L ही होगी। दूरी हो, लंबाई हो, विस्थापन हो, त्रिज्या हो, सबका डायमेंशन क्या होगा L, तो L हो गया। पावर क्या हो जाएगा B इसके पावर A है, ठीक है। और S क्या है यहाँ पे पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव इक्वल होता है बल बटा लंबाई। अब बल का डायमेंशन क्या होगा ml⁻², लंबाई का L से L कट गया, बचा गया m⁻²। तो यहाँ पे हो जाएगा m⁻²। मैं सूत्र बता दे रहा हूँ आपको, अभी सूत्र बोल रहा हूँ ना, तो उससे आप डायमेंशन निकाल लीजिएगा। अगर फिर भी निकालना ना आए तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं। तो पावर क्या हो जाएगा C। अब आगे ध्यान दीजिए, T इज इक्वल, पावर से मल्टीप्लाई करिए तो m के पावर A, L के पावर -3A और L के पावर क्या हो जाएगा B, m के पावर क्या हो जाएगा C, T के पावर -2C। अब आगे ध्यान दीजिए, T इज इक्वल, यहाँ पे m, तो ये हो जाएगा m, A प्लस क्या हो जाएगा C, L यहाँ पे L, यहाँ पे L पावर -3A और प्लस क्या हो जाएगा B, और यहाँ क्या बचा T, तो T की पावर क्या है -2C। ये हो गया, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए, अब हम बताए थे आपको कि जो इस तरफ हो लेकिन इस तरफ ना हो, उसको भी इस तरफ लिख करके पावर क्या मान लेंगे 0। यहाँ लिख लीजिए m के पावर 0, L के पावर 0, T तो है नहीं, इज इक्वल m के पावर A प्लस C, L के पावर -3A प्लस B और T के पावर -2C। अब दोनों घातों की तुलना कर दीजिए, तो कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड। अब आगे ध्यान दीजिए, तो पावर दोनों कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे m पावर A प्लस C है, यहाँ पे m पावर 0 है, तो इसका मतलब A प्लस C इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। यहाँ -3A प्लस B, यहाँ पे क्या है 0, तो -3A प्लस B इज इक्वल 0। ये समीकरण नंबर 2 मान लिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब चलते हैं तीसरे वाले पे, यहाँ पावर T क्या है -2C, यहाँ क्या है 1, तो -2C इज इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो अब यहाँ देखिए, तो C इज इक्वल क्या हो जाएगा -1/2। अब C का मान अगर हम समीकरण नंबर 2 में रख दें तो A का मान आ जाएगा। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है देखिए -3A A प्लस C है, और C का मान -1/2 उधर जाएगा तो 1/2 हो गया। अब A का मान जो है इसको 3 में रख दीजिए, तो B का मान आ जाएगा। तो लिखिए फ्रॉम 3, तो 3 में लिखेंगे तब तो -3A, A का मान यहाँ क्या बताइए 1/2, तो 1/2 और प्लस B इज इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो B इज इक्वल हो जाएगा 3/2। ये हो गया, तो A का मान, B का मान और C तीनों का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हम इन तीनों को इसमें समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे, तो T इज इक्वल हो जाए K
डी की पावर ए है, ए का मान क्या है 1/2, और उसके बाद आर, आर की पावर बी है, बी की वैल्यू क्या है बताइए 3/2, और फिर क्या है यस, यस की पावर सी, सी की वैल्यू क्या है 1/2, तो -1/2 है, तो -1/2। अब आगे ध्यान दीजिए, तो टी इज इक्वल हो जाएगा के, अब ये भी 1/2 में पावर 1/2 है, और इसकी पावर -1/2 है, इसको नीचे ले जाइए। चलिए अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, जो आर की पावर 3/2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 × 1/2 लिख सकते हैं ना भाई, 3 हो जाएगा फिर से, लेकिन हमारा काम भी बन जाएगा कैसे, देखिए इसकी पावर क्या है 1/2, इसकी पावर क्या है 1/2, ये नीचे जाएगा प्लस में हो जाएगा, लेकिन इसकी पावर भी 1/2 है, लेकिन 3 बच जाएगा, तो इसीलिए इसको हम कैसे लिखेंगे सुनिए, सब में 1/2 है, इसलिए लगा देंगे अंडर रूट। अब लिखिए डी 1/2 पावर तो इसमें यूज हो गया अंडर रूट में, बचा क्या 3, तो 3 लिख देंगे, आर का पावर क्या हो गया 3, अपान में क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर था माइनस में नीचे आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया एस, मतलब सब की पावर 1/2 जो थी उसको अंडर रूट बना लिया गया, तो ये हो गया हमारा आवर्तकाल का व्यंजक। ठीक, अब हम चलते हैं, समझ में आया होगा आपको, अगर ना समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है 5, चलेंगे अब 6 पे। कुछ नहीं करना है, बस आप एबीसी का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख दीजिए, और उसके बाद आपको डायमेंशन से मालूम होना चाहिए, नहीं डायमेंशन नहीं मालूम रहेगा तो वही दिक्कत होती है, प्रॉब्लम डायमेंशन में ही होती है। और एबीसी का मान रख के इसमें रख दिए समीकरण नंबर 1 में, और फिर उसको सेट कर लेंगे, मतलब हल कर लेंगे, तो जो भी आएगा वही हो जाएगा व्यंजक। चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन है, किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोले पर लगने वाला बल F, गोले की त्रिज्या R, इसके सीमांत वेग V तथा द्रव के श्यानता गुणांक ईटा, इसे बोलते हैं ईटा, यानी नहीं, ध्यान रखिएगा, ईटा पर निर्भर करता है। विमीय विधि द्वारा एफ के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। किसके लिए? एफ के लिए, मतलब आपको एफ का व्यंजक प्राप्त करना है, एफ का सूत्र प्राप्त करना है। तो हम बताए थे कि अब बार बार क्या बताएं आपको, पहले जिसको ज्ञात करना हो, जिसके लिए जिसका व्यंजक प्राप्त करना हो उसको लिखेंगे, फिर लगाएंगे प्रोपोर्शनल, फिर बात जिस पर डिपेंड करे उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे बल जो है वो गोले की त्रिज्या आर पर, सीमांत वेग v पर और द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इतना लिखिए, सब की पावर मान लीजिए, इसका मान लिए ए, इसका मान लिए बी, इसका सी, समीकरण नंबर भी एक नहीं बनाएंगे। अब आप क्या करिए, प्रपोर्शनल हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, इक्वल भी लगाओ, तो एफ इक्वल कांस्टेंट क्या हो गया, आर की पावर ए, वी की पावर बी और ईटा की पावर क्या हो गया सी, समीकरण नंबर 1। अब हमें अगला हमारा क्या है, अगला हमें एबीसी का मान निकालना। एबीसी का मान आ जाएगा, उसको हम यहाँ पर रख देंगे, आ जाएगा तुरंत खटाक से दौड़ते हुए समाते हुए। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल हो जाएगा के आर के पावर, ध्यान दीजिए डायमेंशन लिखना है। अब यहाँ डायमेंशन लिखिए, इसको ऐसे लीजिए, डायमेंशन बल का डायमेंशन क्या होगा, एमएलटी पावर -2, बच्चा बच्चा जानता है, इज इक्वल के का डायमेंशन नहीं होगा, कांस्टेंट है। आर का क्या होगा, एल के पावर ए, बताए थे भी आपको। वे का क्या होगा, एल टी पावर -1। ईटा का क्या है, श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक किससे दिखाते हैं, ईटा से, तो ईटा मत दिखाइएगा आप लोग तो ईटा मतलब श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक की बीमा होती है ml पावर -1 टी पावर -1, तो यहाँ लिख लिए ml पावर -1 टी पावर -1, पावर क्या हो गई सी। अब यहाँ ध्यान दीजिए आगे, ml टी पावर -2 इक्वल, अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पहले हम नियम लिख लेते हैं, नियम ये है, तो एम के पावर क्या है सी, तो सी हो गया। ठीक, उसके बाद एल लिखते हैं, एल इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एल लिखिए, इसमें पावर क्या होगा ए, इसमें पावर क्या होगा बी, तो प्लस बी, इसमें पावर क्या है -सी, तो -सी हो गया। अब टी लिखेंगे, तो टी लिख लिए, चलिए आप कह रहे हैं, तो टी पावर यहाँ क्या हो जाएगा -बी, यहाँ क्या हो जाएगा -सी।
चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों घातों की तुलना करने पर, तो लिखिए कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड। कंपेयरिंग, आप लोग पूरा लिखा करिए, कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पे m की पावर क्या है, c, यहाँ पे क्या है 1, तो इसलिए लिखेंगे c इज इक्वल 1। यहाँ पे जो है l की पावर a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, यहाँ पे l की पावर क्या है 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 1। समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 2। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए। अब यहाँ टी पावर माइनस बी माइनस सी, यहाँ माइनस 2 तो माइनस बी माइनस सी इज इक्वल -2। ठीक, आप ध्यान दीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, बन जाएगा b प्लस सी इज इक्वल 2। अब c का मान यहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 3, तो इसमें रखेंगे तो यहाँ से b का मान आ जाएगा। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से, समीकरण 3 में ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिख दिए b प्लस सी इज इक्वल क्या है 2, और यहाँ पे c का मान क्या है 1, तो b का मान क्या आ जाएगा 1। ठीक, अब b का मान आ गया, c का मान आ गया, अब दोनों को उठा के यहाँ पे दे मारिए। ठीक, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 2 है, हाँ ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 3 ठीक तो है। चलिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 पे ध्यान देंगे, तो a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल क्या है यहाँ पे 1। अब a का मान क्या है बताइए, ज्ञात करना है। b का मान क्या है मालूम है, c का मान 1, अब b का मान भी 1 है। ठीक है, तो a प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल 1, तो a इज इक्वल के 1। ठीक, चलिए अब a का मान भी 1, b का मान भी 1, c का मान भी 1। अब तो बहुत इजी लग रहा होगा आपको, सबका मान 1 आ गया। अब आप a b c तीनों का मान इसमें रख दीजिए, तो लिखेंगे, इसको तो आप कॉपी में लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो समीकरण 1 से f इज इक्वल, अब के लिखिए यहाँ पे r की पावर a, r सबको पावर 1 है ही, a b c का मान 1, तो पावर भी क्या हो जाएगी 1, तो r v और ईटा। ठीक, r v ईटा। अब आगे ध्यान दीजिए, चूंकि k का मान यहाँ पे जो होता है वो होता है 6 पाई। इस समीकरण की आप याद कर लीजिए, क्या होगा 6 पाई, तो यहाँ पे 6 पाई रखेंगे, तो इसलिए k का f का मान हो जाएगा f इज इक्वल 6 पाई r v ईटा। ये हो गया आपका बल का सूत्र। अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे बस। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और ये डायमेंशन के थर्ड यूज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन देखेंगे, मतलब विमाओं की सीमा, कि विमाओं की पहुंच कहाँ तक है। ठीक है, जैसे चलिए, तो किसी वृत्त की परिधि पर घूमते हुए कण का अभिकेंद्री त्वरण अल्फा, मतलब यहाँ पे अभिकेंद्री त्वरण को अल्फा से दिखाया गया है। अभिकेंद्री त्वरण आप जानते हैं कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस पर केंद्र की ओर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इस त्वरण को ही अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं ना। तो यहाँ पे अभिकेंद्री त्वरण किससे दिखाया है, अल्फा से। कण जो अल्फा है किस पर निर्भर करता है, देखिए बता रहा है आगे, कण की चाल v, जो अभिकेंद्री त्वरण है अल्फा, वो कण की चाल v तथा वृत्त की त्रिज्या r पर निर्भर करता है। बीमी विश्लेषण द्वारा अल्फा के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो किसके लिए ज्ञात करना है, पहले उसको लिख लो, अल्फा के लिए। अब सुनिए, यहाँ पे जो है प्रोपोर्शनल और अल्फा दोनों एक जैसे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, चाल पर और रेडियस पर। तो लिख लेंगे चाल और रेडियस, इसको लिखे, पावर मान लेंगे, इसका मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं b, और क्या लगा देंगे प्रोपोर्शनल। ठीक, समीकरण नंबर अभी नहीं डालो,
पहले भाई प्रोपोर्शनल हटाओ तब समीकरण नंबर डालेंगे। तो प्रोपोर्शनल हटाओ, बराबर लगाओ, कांस्टेंट लगाओ। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल के वी पावर ए आर के पावर बी, समीकरण नंबर 1। हमारा अब अगला एम क्या है, ए और बी का मान निकालना। ए और बी का मान निकाल लेंगे, इसी फार्मूले इसी इक्वेशन पे रख देंगे तो अल्फा का फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं और बी का मान। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण। अल्फा क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का डायमेंशन क्या होता है इसको देख लीजिए पहले। तो अल्फा इक्वल होता है कोणीय वेग बटा समयांतराल। कोणीय वेग बटा समयांतराल। और कोणीय वेग को दिखाते हैं ओमेगा से, इससे ओमेगा से। और समयांतराल मतलब टी या डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ठीक, अब सुनिए, अब ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा। ओमेगा इज इक्वल होता है थीटा अपान टी। मतलब यहाँ पे थीटा जो है यह है कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन डायमेंशन लेस होता है, इसलिए ओमेगा बीमा क्या हो गई, ये तो डायमेंशन लेस हो गया बच्चा टी। टाइम का डायमेंशन टी ही होता है, ऊपर जाएगा टी पावर -1 हो जाएगा। तो ओमेगा डायमेंशन क्या हुआ, टी पावर -1। तो यहाँ पे ओमेगा डायमेंशन टी पावर -1 और नीचे टाइम का डायमेंशन टी, ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा टी पावर -1 क्या हो जाएगा -2। तो अल्फा का डायमेंशन क्या आ गया, टी पावर -2। ठीक, कंफ्यूज मत होना, वरना कुछ बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि त्वरण का भी डायमेंशन क्या होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण का डायमेंशन वही होगा जो त्वरण का होता है, अर्थात एल टी पावर -2। नो, कंफ्यूज मत होइए। कोणीय त्वरण या अभिकेंद्रीय त्वरण, ध्यान रखिएगा, अभिकेंद्रीय त्वरण का डायमेंशन टी पावर -2 होता है। आज चलते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, इसको आप जान गए होंगे। तो अल्फा इज इक्वल, अल्फा लिखेंगे डायमेंशन टी पावर -2 इक्वल के तो कांस्टेंट है, वी वेलोसिटी का एल टी पावर -1 पावर हो जाएगा ए, आर रेडियस है तो डायमेंशन एल, पावर हो जाएगी बी। और यहाँ पे हो जाएगा टी पावर -2 इज इक्वल, यहाँ हो जाएगा एल के पावर ए और टी के पावर -a और एल के पावर क्या हो जाएगा बी। आगे होगा टी के पावर -2 इज इक्वल एल के पावर क्या हो जाएगा a प्लस बी, एल के पावर a प्लस बी और टी के पावर माइनस क्या हो जाएगा a। अब आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, जो इस तरफ हो लेकिन इस तरफ ना हो उसको यहाँ पे लिख करके पावर क्या मान लेंगे 0। बस वही करना, यहाँ पे टी है एल नहीं है तो लिखेंगे एल के पावर क्या 0, टी के पावर -2 इज इक्वल एल के पावर a प्लस बी इंटू टी के पावर -a। तो लिखेंगे अब कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड, कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड, दोनों ओर घातों क्या कर लेंगे हम लोग, तुलना। तो तुलना कर लोगे तो a और b का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एल पावर क्या है प्लस बी, यहाँ क्या है 0, इसका मतलब a प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा 0। यहाँ टी पावर माइनस है, यहाँ टी पावर -2 तो a इक्वल हो गया 2। ठीक, माइनस कट गया, a का मान आ गया, b का मान क्या होगा -2, तो b का मान हो जाएगा -2, यहाँ पे रख देंगे। तो अब a का मान 2, b का मान -2 पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। चलिए तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इज इक्वल के वी पावर ए है, ए की वैल्यू क्या है 2, तो v स्क्वायर और यहाँ पे r के पावर b है तो b की वैल्यू क्या है -2, तो -2 हो गया, जो पावर माइनस में उसको नीचे ले आइए मार के, तो v स्क्वायर अपान r स्क्वायर। तो ये हो गया अल्फा इज इक्वल वी स्क्वायर अपान r स्क्वायर। ठीक, ये हुआ फार्मूला, अल्फा इज इक्वल के वी स्क्वायर अपान r स्क्वायर। समाप्त हुआ। हम चलते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन।